जरा एक लम्हे के लिए ना अपनी आंखें बंद करें और इस मंजर को अपने जहन में लाएं। 11 मई 1997 का दिन है। न्यूयॉर्क शहर की एक बहुत बुलंदो-बाला इमारत का एक ऐसा कमरा जहां खामोशी इस कदर गहरी है कि शायद किसी के सांस लेने की आवाज भी तूफान जैसी लगे। बिल्कुल, और ये कोई आम दिन नहीं था। शतरंज की तारीख का सबसे बड़ा दिन था। हाँ, बिल्कुल। तो इस कमरे के बीचों बीच शतरंज की बिसात पर नजरें जमाए एक शख्स बैठा है, जिसके माथे पर पसीने के कतरे साफ चमक रहे हैं। ये गैरी कस्पारोव है। मतलब वो इंसान जो पिछले 15 सालों से शतरंज के 64 खानों का बेताज बादशाह रहा है। एक ऐसा ज़हन जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, हर चाल, हर मोहरे और हर हिकमत अमली को खून पसीने से सींचा है। सही। लेकिन आज आज इस छठे और फैसलाकुन मैच में सिर्फ 19 चालों के बाद वो हिचकिचाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हार मान लेता है। और भाई सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ बात ये है कि बिसात के दूसरी तरफ कोई ऐसा हरीफ नहीं बैठा जिसका दिल धड़क रहा हो या जिसके हाथ काँप रहे हों या जो थकन महसूस कर रहा हो। क्योंकि वहाँ तो आईबीएम की बनाई हुई एक बेजान मशीन, डीप ब्लू रखी थी। बिल्कुल। तारों, सर्किट्स और सिलिकॉन से बना एक ऐसा वजूद जिसमें कोई जज़्बा नहीं है। तो आज के इस तजजिये में हम इसी वाक़े की तहों को खोलेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या वाक़ई इस मशीन ने जज़्बात और थकावट से आरी होकर इंसान को शिकस्त देने के बाद इंसान से ज़्यादा ज़हीन होने का दर्जा हासिल कर लिया था? और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो हम नैरो एआई यानी तंग ज़हानत की बात करते हैं, ये दरअसल क्या बला है? क्योंकि कैस्पेरोव की ये हार रातों रात नहीं हुई थी। अच्छा, तो इसकी जड़ें कहाँ से मिलती हैं? क्योंकि आजकल तो हर तरफ एआई का शोर है, लेकिन इसकी इब्तिदा कब हुई? देखें, इसकी जड़ें 1964 में बोई गई थीं। ये वो वक्त था जब पहली बार इंसान ने मशीन में ज़हानत डालने की संजीदा कोशिश की थी। रुकें, 1 मिनट। 1964? उस वक्त तो कंप्यूटर इतने बड़े और भारी होते थे कि एक पूरा कमरा घेर लेते थे। इस दौर में भला किस किस्म की ज़हानत बन सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन इस दौर में एमआईटी के मुहक्किकीन ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम एलाइजा था। आप इसे आज के दौर के चैटबॉट्स का परदादा कह सकते हैं। लेकिन इसका काम बहुत अनोखा था। इसे एक माहिर नफ्सियात या थेरेपिस्ट के तौर पर डिजाइन किया गया था। थेरेपिस्ट? मतलब एक मशीन इंसानों के नफ्सियाती मसाइल सुन रही थी? ये कैसे मुमकिन है? लोग टाइपराइटर की तरह के कीबोर्ड पर अपने मसाइल लिखते थे और एलाइजा उन्हें जवाब देती थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है ना, वो ये कि एलाइजा के अंदर एक जर्रे के बराबर भी समझ बूझ नहीं थी। तो फिर वो जवाब कैसे देती थी? अगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो गुफ्तगू कैसे चल रही थी? वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की हेर फेर पर काम करती थी। उसे इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वो इंसान के लिखे हुए जुमले में से कुछ मखसूस अल्फाज को स्कैन करती और इन्हीं अल्फाज को घुमाकर वापस एक सवाल की शक्ल में पलट देती थी। कोई मिसाल देकर समझाएं, मुझे अभी भी थोड़ा सा इबाम है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान लिखता कि मैं आज बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरी वालदा मुझसे नाराज हैं, तो एलाइजा कभी ये नहीं सोचती थी कि उदासी क्या होती है या रिश्ता क्या होता है। अच्छा, तो वो क्या करती थी? वो सिर्फ वालदा और नाराज के अल्फाज को पकड़ती और जवाब देती कि आपको क्यों लगता है कि आपकी वालदा आपसे नाराज है। अरे वाह! ये तो बिल्कुल एक तोते वाला हिसाब हुआ। जैसे एक तोता हमारी आवाज़ सुनता है और बेना वही अल्फाज दोहरा देता है। लेकिन उसके दिमाग में इन अल्फाज के मफ़हूम का कोई वजूद नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब अगर मैं इसे इर्तिकाई नुक्ता नज़र से देखूँ ना, तो एलाइज़ा मुझे एक 500 मिलियन साल पुराने एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यानी एक इंतहाई इब्तिदाई कीड़े की तरह लगती है, जो सिर्फ़ ज़िंदा रहने के चंद मशीनी अफ़ाल अंजाम देता है। एलाइज़ा सिर्फ़ गुफ्तगू का एक धोखा थी, अंदर से बिल्कुल खोखली। हाँ, ये तशबीह इस सूरत हाल की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। वो सिर्फ एक आईना थी जिसमें इंसान को अपना ही अक्स जहानत की शक्ल में नजर आता था। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हर उस चीज में मतलब और शऊर तलाश करने लगता है जो उससे बात करे। ये तो हमारी नफ्सियात का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम बेजान चीज़ों को भी इंसानों जैसी खुसूसियात दे देते हैं। बिल्कुल। तो अलाइजा ने कोई जहानत तख्लीक नहीं की थी, बल्कि उसने इंसानी दिमाग के साथ एक जबरदस्त नफ्सियाती चाल खेली थी। और यहीं से हमारी आज की नैरो एआई का सफर शुरू हुआ। तो इसका मतलब है कि एलाइज़ा की उस चालाकी से लेकर डीप ब्लू की उस शतरंज की बसात तक मशीनें अंदर से कुछ नहीं सीख रहीं, बल्कि एक खास किस्म की महारत हासिल कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी खास महारत को माहिरीन नैरो एआई कहते हैं। लेकिन ये नैरो एआई का तस्वुर अभी भी थोड़ा धुंधला है। मतलब डीप ब्लू ज़हीन होने के बावजूद इंसान से कमतर क्यों था? इसे गहराई से समझने के लिए हम कुदरत की एक इंतहाई शानदार मिसाल लेते हैं, और वो है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी, ये मुआजना तो काफी अजीब सा है। शतरंज की बिसात और शहद की मक्खी का क्या जोड़े भला? जरा शहद की मक्खी के काम करने के अंदाज पर गौर करें। वो जियोमेट्री के ऐसे पेचीदा और परफेक्ट मुसद्दस शक्ल के खाने बनाती है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स हैरान रह जाएं। हाँ, उनका छत्ता तो वाकई एक मास्टरपीस होता है। बिल्कुल।
और फिर जब उसे फूलों की तलाश होती है तो वो वापस छत्ते में आकर एक मखसूस रक्स करती है जिसे विगल डांस कहते हैं। इस रक्स के जरिए वो दूसरी मक्खियों को फूलों का रास्ता बताती है। अरे हाँ, मैंने एक दस्तावेजी फिल्म में देखा था कि वो सूरज के जाविये के हिसाब से रास्ता बताती हैं। सही। तो अपनी इस मखसूस दुनिया में, अपने इस छत्ते की हद तक वो एक नाकाबिले यकीन हद तक ज़हीन मखलूक है। वो एक जीनियस है। मगर क्या वो शहद की मक्खी हमारे लिए गाड़ी चला सकती है या किसी मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम बता सकती है? जाहिर है नहीं, वो तो सिर्फ मक्खी है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वो तमाम तर शानदार जहानत सिर्फ और सिर्फ एक इंतहाई तंग दायरे तक महदूद है। और डीप ब्लू बिल्कुल इसी शहद की मक्खी की तरह था। वो शतरंज के 64 खानों के अंदर तो एक जीनियस था, लेकिन उस बिसात से बाहर वो एक अंधा, बहरा और बेजान डब्बा था। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है और मैं आपकी इस बात पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा। मतलब मैं थोड़ा सा चैलेंज करूंगा इस बात को। जी जी, जरूर बताएं। देखें, अगर डीप ब्लू ने उस इंसान को हरा दिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी शतरंज को दे दी, तो क्या उसे महज एक स्क्रू ड्राइवर कहना ज्यादती नहीं, जो सिर्फ एक पेज खोल सकता है? मेरा मतलब है, कास्परोव तो कोई आम इंसान नहीं था ना। बाज़ाहिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है और इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया धोखा खा गई थी। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो असल फर्क उस मखसूस काम और इंसान की जनरल इंटेलिजेंस या उमूमी जहानत में है। अच्छा, ये जनरल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? देखिए, इंसानों का दिमाग एक मल्टी टूल की तरह काम करता है। हम शतरंज भी खेलते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि मशीन हमें क्यों हरा रही है। कैस्पारोव हारने के बाद गुस्सा कर सकता था, उसे दुख हो सकता था। हाँ, मतलब उसके अंदर जज्बात थे, वो हालात को महसूस कर रहा था। बिल्कुल। जबकि डीप ब्लू को ये तक नहीं पता था कि बिसात पर जो मेहरा खड़ा है इंसान, उसे बादशाह कहते हैं। उसे बस अपना मखसूस काम करना आता था। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद पैदा होता है। मतलब अगर डीप ब्लू को खेल की, बादशाह की या अपने हरीफ की कोई समझ ही नहीं थी, तो फिर उसने दुनिया के तेज तरीन दिमाग को आखिर मात कैसे दे दी? जवाब तो फिर जहानत में नहीं छुपा हुआ। सही पकड़ा आपने। जवाब जहानत में नहीं, बल्कि ताकतवर प्रोसेसिंग में छुपा है। प्रोसेसिंग? मतलब उसकी रफ्तार की वजह से? जी हाँ, डीप ब्लू शतरंज की 20 करोड़, जरा सोचेगा, 20 करोड़ चालें फी सेकंड के हिसाब से प्रोसेस कर सकता था। एक सेकंड में 20 करोड़? ये तो इंसानी सोच से ही बाहर है। एक सेकंड में तो हम आंख नहीं झपक सकते, और वो 20 करोड़ चालें देख रहा था। बिल्कुल। वो हर चाल के बाद सिर्फ एक हिसाबी फॉर्मूले के तहत ये देखता था कि किस चाल से उसके जीतने के इम्कानात कितने फीसद बढ़ जाएंगे, और बस रोबोटिक अंदाज में वही चाल चल देता था। हम्म, क्या मशीन को खेल के दौरान अपनी जीत का कोई एहसास था? मेरा मतलब है कि उसे खुशी या फख्र महसूस हो रहा था? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक कैलकुलेशन चल रही थी। उसके लिए वो सिर्फ आदाद शुमार थे। ये बात सुनकर मुझे एक बहुत जबरदस्त मिसाल याद आ रही है। एक कैलकुलेटर की शानदार मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मैं एक कैलकुलेटर में टाइप करता हूं 2 जमा 2। वो मुझे फौरन बताता है कि 4 होते हैं। सही। पर सेबों का मतलब क्या है, या 4 लोगों का मतलब क्या है? वो तो बस नंबरों को प्रोसेस कर रहा है ना। ये बहुत ही बेहतरीन तशबीह है। एक कैलकुलेटर बता सकता है कि जवाब 4 है, लेकिन उसे इसका मफहूम नहीं पता। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैसी गलती? वो तेज रफ्तार हिसाब किताब को गहरी समझबूझ का नाम दे देते हैं। डेटा प्रोसेस करने और किसी चीज को समझने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, मतलब हम रफ्तार से इंप्रेस हो जाते हैं और समझते हैं कि मशीन सोच रही है। बिल्कुल। डीप ब्लू को तो ये तक मालूम नहीं था कि वो जिस मोहरे को चला रहा है उसे इंसान की जुबान में घोड़ा कहते हैं। उसके लिए वो बस वंस और जीरोस यानी बाइनरी कोड का एक हिस्सा था। ये बात एक तरफ तो सुकून देती है कि चलें, डीप ब्लू के अंदर वो साइंसी फिल्मों वाला कोई मशीनी शऊर नहीं जाग उठा था, वो बस एक कैलकुलेटर था। लेकिन अब हम वक्त के पहिए को थोड़ा आगे घुमाते हैं और 2018 पर आते हैं, क्योंकि यहाँ मामले ने एक बहुत खौफनाक मोड़ ले लिया था। ओह हाँ, 2018 और अल्फा जीरो की आमद, ये वाकई अर्तका का एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, क्योंकि डीप ब्लू तो इंसान का बनाया हुआ एक फॉर्मूला था ना, जिसमें इंसानों के खेले गए मैच फीड किए गए थे। लेकिन अल्फा जीरो नामी इस नई एआई की सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इसे किसी इंसान में शतरंज नहीं सिखाई। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। इसके बनाने वालों ने इसे सिर्फ शतरंज के बुनियादी उसूल बताए कि मोहरे कैसे चलते हैं, और बस। इसे इंसानों के खेले गए किसी मैच का कोई डाटा नहीं दिया गया। तो फिर उसने खेलना कैसे सीखा? इसने अपने खिलाफ खेलना शुरू किया। वो एक ही वक्त में दोनों तरफ से खेल रहा था और अपनी गलतियों से सीख रहा था। और सबसे हैरान कुन बात, जो मुझे पढ़कर भी यकीन नहीं आया, उसने सिर्फ 4 घंटे बाद शतरंज की तारीख की बेहतरीन मशीनों को हरा दिया। मतलब सिर्फ 4 घंटे! एक इंसान 4 घंटे में बमुश्किल मोहरों के नाम याद करता है। हाँ, सिर्फ 4 घंटों में उसने ऐसी चालों से माहिरीन को हैरान कर दिया जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसने पुराने तमाम उसूलों को गलत साबित कर दिया। तो अब यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, और मैं सच में जानना चाहता हूँ, अगर इंसान ने उसे नहीं सिखाया, इंसान का डेटा उसमें नहीं था,
तो क्या इन 4 घंटों में इस मशीन ने वाकई शतरंज की कोई गहरी समझ पैदा कर ली थी? क्या अब उसने शऊर हासिल कर लिया था? ये सवाल हर उस शख्स के जहन में आता है जो अल्फा जीरो के बारे में सुनता है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्फा जीरो ने भी कोई शऊर पैदा नहीं किया था। अच्छा, तो फिर उसने वो सब कुछ सीखा कैसे इतनी जल्दी? उसने पैटर्न्स को पहचाना। करोड़ों मैच अपने खिलाफ खेलकर उसने समझ लिया कि कौन सी चाल फायदा देगी, और इस अमल के दौरान उसने अपने अंदर एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बना लिया है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है। 1 मिनट, ये ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ है? इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं। ब्लैक बॉक्स का मतलब है एक ऐसा निजाम जिसमें हम डेटा डालते हैं और वो हमें जवाब देता है, लेकिन वो उस जवाब तक कैसे पहुंचा, अंदर क्या हिसाबी अमल हुआ, ये हम नहीं देख सकते। मतलब मशीन को पता है कि कौन सी चाल जितवाएगी, मगर क्यों जितवाएगी ये उसे खुद नहीं पता। बिल्कुल, ना मशीन जानती है और ना ही उसे बनाने वाले इंसान। इंसान बस ये देख रहे हैं कि नतीजा 100% दुरुस्त है, लेकिन उसकी मंतिक इंसानी समझ से बाहर है। अरे बाप रे! क्या हम अपने हाथों से ऐसे राज तख्लीक कर रहे हैं जिन्हें हम खुद नहीं समझ सकते? ये तो एक तरह से हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं ना? यही तो मौजूदा दौर की एआई का सबसे बड़ा मुअम्मा और खतरा भी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बहस को समेटें तो ये समझ आता है कि नैरो एआई दरअसल एक इंतहाई काबिल शहद की मक्खी है जो अपने छत्ते के अंदर, मतलब अपने मखसूस काम में तो कमाल है, लेकिन इसमें कोई हकीकी समझ-बूझ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। 1997 में डीप ब्लू वो पहला लम्हा था जब एक मशीन ने अपने छत्ते से बाहर निकलकर इंसान के बादशाह को मात दी थी। हाँ, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये समझा जा सके कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाले एल्गोरिदम्स, जैसे हम फेसबुक या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना लगें, उनमें इंसानों जैसा शऊर नहीं होता। हाँ, वो आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझते, वो बस डेटा को प्रोसेस करके पैटर्न बना रहे होते हैं। सही। तो गुफ्तगू का इख्तिताम में एक ऐसे गहरे और शायद इश्तियाल अंगेज़ ख्याल पर करना चाहूँगा, जिस पर हर सुनने वाले को गौर करना चाहिए। जी, वो क्या ख्याल है? देखें, आज अल्फा ज़ीरो शतरंज के ब्लैक बॉक्स बना रहा है, एक खेल खेल रहा है, लेकिन कल को जब यही ब्लैक बॉक्स मशीन है, जिनकी सोचने की सलाहियत इंसानों की समझ से बालातर होगी, जब वो इंसानों के इलाज, नौकरियों और मईशत के फैसले करने लगेंगी, तो क्या ये दुनिया महफूज रहेगी? ये वाकई एक बहुत संगीन सवाल है। मतलब अगर मशीन फैसला कर दे कि किसको नौकरी मिलनी चाहिए या किसका इलाज होना चाहिए, मगर ये ना बता सके कि उसने ये फैसला क्यों किया, तो क्या हम अपनी दुनिया की बागडोर इस अंधी ताकत के हवाले करने के लिए तैयार हैं? मैं चाहूंगा कि सुनने वाले इस बात पर जरूर सोचें, क्योंकि शतरंज की बिसात तो बिछ चुकी है, अब अगली चाल हमारी है।